नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कुछ दिन बाद में क्लासेस ले रही हूँ, बीच में थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन अब वो गैप नहीं होगा। कुछ रीजंस थे जिनके कारण ये गैप हुआ था, लेकिन अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं डेली हिंदी की एक क्लास आपको प्रोवाइड कर सकूं। स्क्रीन पर तो आप देख रहे होंगे ना कि कैसे पढ़े हिंदी। अब प्रॉब्लम काफी सारी सामने मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि मैम हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। काफी सारे बच्चों के मैसेज भी आते हैं, काफी सारे बच्चे क्लास में भी अभी पूछ रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी क्या है स्टार्ट हो गई है। अब सबको पता है एसआई और पटवारी के बारे में, बहुत ही जल्दी एसआई का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा और पटवारी का भी देखने को मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम हमारी तैयारी कैसे करेंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का तो आपको आइडिया हो गया होगा। काफी सारी वीडियोस मैंने खुद ने सब इंस्पेक्टर को लेकर बनाई है, लेकिन पटवारी को लेकर ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं हिंदी का सिलेबस डिस्कस करूंगी। हिंदी को कैसे पढ़ेंगे हम, कैसे पूरे में से पूरे नंबर लेकर आएंगे, ऐसे कौन से टॉपिक है जो बहुत कॉमन है, व्यापक के हर एग्जाम में आते हैं, सारी ही चीजों पर मैं बात करूंगी। तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, काफी प्रॉफिट मिलेगा आपको, काफी सारी चीजें जानने को भी मिलेंगी। अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर बहुत ही अच्छी चीज है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी चीजों का नॉलेज होगा। और यदि आप फ्रेशर नहीं है, पहले से तैयारी कर रहे हैं, काफी सारी चीजें मैं आज की वीडियो में आपको ऐसी भी बताऊंगी जो आपको नहीं भी पता होगी, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हमें सब पता है, लेकिन हमें सब नहीं पता होता है। और क्या नहीं पता होता है वो भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सब इंस्पेक्टर और पटवारी, इसमें हिंदी का क्या रोल होता है? सब इंस्पेक्टर का तो आपको पता ही होगा। अगर मैं बात करूं एसआई के एग्जाम की, तो इसमें हिंदी जो है भैया वो 70 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? तो इसमें हिंदी 70 मार्क्स की आती है। पटवारी में हिंदी कितने नंबर की आती है? तो 20 नंबर की आती है, क्योंकि इसका जो पेपर है ना वही 100 मार्क का होता है। और एसआई का जो एग्जाम है वो होता है 200 मार्क का। यानी मैं वेटेज देखूं ना, 200 में से 70 का, यानी हिंदी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एसआई में आपको सिलेक्शन पाना है तो सबसे पहला रोल इसमें किसका होगा? हिंदी का ही होगा। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा तो समझते हो ना, सरकारी कामकाज की भाषा। और हिंदी से हम सभी रूबरू हैं, हम हिंदी को बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं, हम डेली भी हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। तो हिंदी पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बस ये है कि आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं आपके लिए, तो उनको तो समय देना ही पड़ेगा ना। और सरकारी नौकरी पानी है तो मेहनत तो बनती है भाई, बिना मेहनत के थोड़ी ना कुछ होता है। तो सब इंस्पेक्टर में हिंदी 70 मार्क्स की आती है और पटवारी में हिंदी 20 मार्क्स की आती है। दोनों की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, दोनों को कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप 70 मार्क्स की तैयारी करोगे ना, तो 20 मार्क्स आपकी इजीली आ जाएंगे। आपको अलग से 20 मार्क्स के लिए मेहनत नहीं करनी है। आप ये सोच के स्टडी मत करना कि मैं पटवारी में हिंदी पहले पढ़ना शुरू कर देता हूँ या शुरू कर देती हूँ, फिर मैं बाद में एसआई के लिए हिंदी पढ़ूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमको। हम क्या करेंगे? पहले 70 नंबर की तैयारी करेंगे। जब हमारे 70 नंबर की तैयारी हो जाएगी ना, फिर आपका व्यापक का कोई भी एग्जाम आए, यदि 20 नंबर की हिंदी आ रही है तो आप आसानी से 20 नंबर ला सकोगे। यदि 15 नंबर की आ रही है तो 15 नंबर स्कोर कर सकोगे। और यदि जैसे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम है तो उसमें क्या है ना, 25 मार्क्स की हिंदी आती है। अगर 70 नंबर की पढ़ लोगे तो ये 25 नंबर भी आप अपने पूरे कर लोगे। ये 70 नंबर के लिए ऐसे कौन से टॉपिक है जिन पर मेहनत करनी है, अभी धीरे धीरे मैं बहुत सारे टॉपिक भी आपको बताऊंगी। मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एग्जाम तो हमने टारगेट कर लिया है, लेकिन हम पढ़ें कैसे उसको, ये थोड़ी बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 20 नंबर पे फोकस ना करके हमें किस पे फोकस करना है? 70 नंबर पर। क्योंकि आप ज्यादा मार्क्स पे फोकस करोगे तो कम मार्क्स तो आपके इजीली आ जाएंगे। जैसे 70 नंबर की तैयारी करोगे, यानी आप हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ोगे, काफी अच्छे से पढ़ोगे, तो आपका आसानी से 20 नंबर कवर हो जाएगा। तो क्लियर है सभी को ये सारी चीजें? आगे बढ़ूं अब मैं, आगे बढ़ती हूँ। ये स्क्रीन हमारी कंप्लीट हो गई है, अब कुछ टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं हम। समथिंग 34 टॉपिक्स अभी मैं आपको बता रही हूँ ऐसे, जो एसआई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही।
वैसे टोटल 36 है, 36 कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये 34 टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे में से पूरे नंबर लाना है ना आपको, तो मेरा साथ तो देना पड़ेगा। मैं आपका साथ दे रही हूँ तो आपको भी मेरा साथ देना होगा। अब हिंदी में सबसे बेसिक टॉपिक, एक एक टॉपिक बताती हूँ मैं आपको, क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी मैं साथ साथ में बताते चलूंगी। तो हिंदी का सबसे बेसिक टॉपिक है वर्णमाला। जब भी मैं ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाती हूँ ना, तो हिंदी को वर्णमाला से ही शुरू करती हूँ। क्यों शुरू करती हूँ? क्योंकि जब तक आपको हिंदी में वर्णों का ही ज्ञान नहीं होगा ना, तो आप पूरी हिंदी कैसे पढ़ोगे। पहले ये तो पता चले भाई कि वर्ण क्या होते हैं। जब वर्ण के बारे में पता चल जाएगा, आपको वर्ण की जानकारी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे करके आप सारे ही टॉपिक्स को पढ़ोगे। तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, वर्णमाला। अब इससे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं एसआई में, तो 2 नंबर तो कंफर्म है कि इससे आएंगे ही आएंगे। 2 नंबर का प्रश्न इससे पूछा ही जाता है वर्णमाला से। अब ऐसा क्या है भैया वर्णमाला में जो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा क्या है इसमें। सबसे पहली चीज तो ये कि हम ये जानकारी देखते हैं कि वर्णमाला में वर्ण क्या होते हैं। वर्णमाला में वर्ण होते क्या है ना। जो लाइन में भी आपको बताऊंगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले मैं इसको तोड़ के बताऊंगी और उसके बाद बताऊंगी कि वर्णमाला में हमें पढ़ना क्या होता है। तो वर्णमाला पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं। तो भैया भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। कौन सी इकाई? भाषा की सबसे छोटी इकाई वह क्या होती है? ध्वनि होती है। और उस ध्वनि को ही क्या कहते हैं? तो उस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? तो उस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। या तो ऑप्शन में आपको ध्वनि भी मिल जाएगा या तो ऑप्शन में आपको वर्ण भी मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज आपको ऑप्शन में मिलेंगी। अब ये वर्ण होते कहाँ से कहाँ तक है? तो जैसे मैंने बोला, छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे करके अ से लेके ज्ञा ज्ञानी तक, कहाँ तक? अ से लेकर ज्ञा ज्ञानी तक सभी क्या कहलाते हैं? वर्ण। और उसमें श्र भी शामिल होता है। क्या शामिल होता है? तो इसमें अ से लेकर ज्ञा ज्ञानी तक के वर्ण रहते हैं और साथ में इसमें श्र भी शामिल होता है। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी कहलाते हैं वर्ण। फिर ये तो समझ में आ गया कि वर्ण होते क्या है। लेकिन अब वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को, किसको? व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? अ से लेके ज्ञा तक, और श्र भी इसमें शामिल होता है। ठीक है। फिर हम वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इन्हीं वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होगा हम उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। जैसे मैंने आपको एक शब्द दिया, वर्णों का व्यवस्थित समूह बनाना है। जैसे मैंने बोला क म ल, मैंने वर्णों का मेल करके क्या किया? एक शब्द बना दिया और इस शब्द का अर्थ भी निकल रहा है। वर्णों का एक ये समूह हो गया, एक शब्द बन गया। अच्छा, वर्णों का मेल करके जब आप शब्द बनाओगे ना, तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वर्णों का मेल आपने केवल कर दिया है और उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है वह सार्थक ही होना चाहिए। तो वर्ण क्या होते हैं? लाइन ध्यान में रखिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण क्या कहते हैं। और वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी, और ये दोनों ही चीजें कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, परिभाषा। तो मैंने इस टॉपिक में केवल अभी आपको ये बताया कि वर्ण और वर्णमाला क्या है और कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो फिर उसे भी हम देख लेते हैं। जैसे वर्णमाला किन चीजों से मिलकर बनी है, और भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां पर हम देख सकते हैं चीजों को। हमारी वर्णमाला किन चीजों से मिलकर बनी है? तो हमारी जो वर्णमाला है वो 2 चीजों से मिलकर बनी है। एक तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ये जो 2 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं ना, पटवारी में 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, वर्णमाला का एसआई में भी प्रश्न पूछा जाता है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर भी इसका प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको इसके डिटेल में जाके बता रही हूँ कि हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर।
आपको स्वर के बारे में पूरा पढ़ना होगा और व्यंजन के बारे में। स्वर क्या होते हैं? तो स्वर होते हैं भैया स्वतंत्र। स्वर क्या होते हैं? तो यह स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, मैं क्या फर्स्ट टाइम इससे लिख रही हूँ तो मुझे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम जा रही है, पर होगा ये कि हम डेली डेली मैं मतलब डेली डेली इसी पे क्लास लूंगी तो वो मेरी हैबिट में भी आ जाएगा। तो व्यंजन किसे कहते हैं? ये स्वर तो स्वतंत्र हो गए हैं, ठीक है, लेकिन व्यंजन क्या होते हैं? तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? तो ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब व्यंजन स्वर की सहायता से कैसे बोले जाते हैं इसे मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, व्यंजन होते कहाँ से कहाँ तक है? तो क से लेकर ज्ञ तक और श्रा भी इसमें शामिल होता है ना। व्यंजन क से लेके ज्ञ तक होते हैं और श्रा भी इसमें शामिल होता है। ये सारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। अब प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर छुपा होता है, ये परिभाषा होती है। स्वर स्वतंत्र है लेकिन व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर छुपा होता है। कैसे छुपा होता है? जैसे मैंने बोला क, यदि का को हम तोड़ेंगे ना तो ये होगा अध क धन अ। का के नीचे क्या लगा है? तो इसके नीचे लगा है हलंत, यानी ये क क्या है? अर्धवर्ण है। क पूरा नहीं है, ये क्या है? अर्धवर्ण है। और ये आधा का धन आ के में से क्या बनता है? पूरक का। यानी अब तो समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर कैसे छुपा होता है। और व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो क्या से लेके ज्ञ तक होते हैं और इसमें श्रा भी शामिल होता है। स्वरों की संख्या। अच्छा, एक प्रश्न मैं और बताती हूँ, अगर मैं अब आप यहाँ पे आपको पढ़ा ही रही हूँ, थोड़ी लंबी क्लास लूंगी आज मैं आपकी। एक चीज ये कि भाई आपका जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो भैया मुझे बताओ कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक होते हैं? जैसे आ है, ई है, बड़ा आ है। बड़ा आ लिख दूं मैं यहीं पे? चलो ठीक है, यहीं लिख देती हूँ। जैसे छोटा आ है, लाइन से बता रही हूँ, ठीक है। बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ऋषि है, ए ओ औ। और क्या आते हैं इसमें? तो इसमें और अह भी शामिल होते हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि इनमें से स्वरों की संख्या बताओ भैया कितनी है। तो चलो हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है। अगर मैं अ से लेके अ तक की बात करूं, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कुल संख्या बताओ। तो ठीक है भैया, हम इसकी कुल संख्या बता देते हैं। तो इसकी कुल संख्या आप स्क्रीन पर गिनोगे ना, अ से लेके अह तक, तो वो है 13, लेकिन इसकी संख्या 13 नहीं होती, कितनी होती है? 11 होती है। हम व्यापम का एग्जाम देने जा रहे हैं तो व्यापम में जो संख्या है ना वो 11 ही लेके चल रहे हैं, तो हमें भी कितना लेके चलना है? 11 ही लेके चलना है, 13 नहीं मानना है। क्लियर है इतना? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। स्वरों की कुल संख्या 13 नहीं है, स्वरों की कुल संख्या है 11। अच्छा, 11 क्यों है उसके पीछे भी कारण है। हर चीज हवा में नहीं पढ़नी है, हमको हर चीज का अर्थ समझना है। जैसे कि मैंने बात की इन दोनों की, 11 कैसे है? तो इसमें अ से लेके अ तक के वर्ण ही शामिल है, अम और आह को इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसे क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है। अयोगवाह किसे कहते हैं? तो वह वर्ण जो ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार स्वर भी है व्यंजन भी है, ऐसे वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये आपको टॉपिक बता रही हूँ, उसमें चीजें ओपन हुई है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैं आपको सारी चीजें भी बताते हुए चल रही हूँ। स्वर में क्या पढ़ना है, व्यंजन में क्या पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक स्वर होते हैं, व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, सब पे बात करूंगी। तो अम और आह को क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं अयोगवाह। अम को क्या कहा जाता है? और अम को कहा जाता है अनुस्वार। अम को क्या कहते हैं हम? अनुस्वार। और आह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विसर्ग। आह को क्या कहते हैं? तो इसे विसर्ग कहते हैं। और इन दोनों को छोड़ा जाता है, क्यों? क्योंकि ये अयोगवाह है, ना तो ये स्वर है ना तो ये व्यंजन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 11 स्वरों की संख्या क्यों होती है। ठीक है, और व्यंजन क से लेके ज्ञ तक शामिल रहता है, लेकिन इसकी संख्या पूछी जाती है तो व्यंजन की जो संख्या है वो होती है 33। कितनी होती है? तो व्यंजन की संख्या 33
होती है। बाकी और भी चीजें इसमें पढ़ी जाती है, जैसे स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा जाता है, व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ा जाता है। वो मैं पर्टिकुलर जब टॉपिक पढ़ाऊंगी तो धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें बताऊंगी। तो प्रश्न कहाँ से कैसे बन सकते हैं वो चीज यहाँ पर अभी हमें क्लियर हो गई है। आगे आते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है, तो भैया उसका नाम है संधि। अगले टॉपिक का नाम देखते हैं, तो अगले टॉपिक का नाम है संधि। संधि एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, और इससे भी 2 नंबर का प्रश्न बनता ही है। संधि शब्द, पहले तो हम इसके बारे में ये भी जानते हैं कि किन शब्दों से मिलकर बना है। तो ये जो संधि शब्द है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है सम और दूसरा है धी। सम धन धी के मेल से बनी है संधि। संधि में क्या होता है, तो संधि में वर्णों का मेल होता है। ठीक है, साथ साथ में आपको समास के बारे में भी बताते चलती हूँ। समास से भी 2 नंबर के प्रश्न आते ही हैं। देखो 2 से ज्यादा भी बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन 2 नंबर तो पूछे ही जाते हैं दोनों ही में, संधि में भी और समास में भी। तो संधि क्या होती है, तो संधि सम धन धी के मेल से बनती है, जिसका जहां पर क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। दूसरे साइड में आपको समास के बारे में भी बता ही देती हूँ लगे हाथ। समास क्या होते हैं, तो समास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, सम धन आस के मेल से। समास में क्या होता है, जैसे संधि में वर्णों का मेल होता है ना, तो समास में क्या होता है, शब्दों का मेल। संधि में वर्णों के मेल से होता है विकार या परिवर्तन। क्या होता है इसमें, तो इसमें वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन होता है। समास में क्या होता है, समास में शब्दों का मेल होता है, और शब्दों के मेल से इसमें होता है एक नया शब्द बनता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें शब्दों के मेल से, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया सार्थक शब्द बनता है। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार की यदि मैं बात करूं तो भैया ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से प्रकार हैं इसके, तो एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। समास की बात करूं, समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो वह होता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। ऐसे करके कुल 6 समास होते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं। और संधि कितने प्रकार की होती है, तो ये 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगर किसी के मन में ये डाउट है कि मैम इसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो बता दो कि हमें पढ़ना क्या है इसमें, ऐसा कोई चीज तो इम्पोर्टेंट होगी। तो भैया ये मैं आपको बता दूं कि पर्टिकुलर अगर आप बात करोगे ना इसमें, तो बिल्कुल भी ऐसा मैं नहीं कह सकती कि स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है या व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है या विसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, ऐसा नहीं होता है। स्वर से भी प्रश्न बनते हैं, स्वर संधि से भी, व्यंजन से भी, विसर्ग संधि से भी, तीनों से ही प्रश्न बनते हैं। तो तीनों ही संधि को आपको डिटेल में पढ़ना होगा। प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा, मैंने ये संधि पढ़ाई है। ठीक है, मैं ये संधि पढ़ा चुकी हूँ पहले, पर मैं क्या है वापस से सारी क्लासेस ले रही हूँ। उसमें क्या था कि मैंने केवल बोल बोल के ही पढ़ाया था, मैं लिख लिख के नहीं पढ़ाया था जैसे अभी मैंने ये शुरुआत की है, नहीं। तो अब इसमें क्या होगा, मैं फिर से जो क्लासेस लूंगी वर्णमाला से ही अब मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। एक एक करके सारे टॉपिक मैं आपके कवर कराऊंगी और सारे के क्वेश्चंस भी कराऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऑप्शंस को देख के हमें कैसे आंसर बताना है यदि कोई प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, तो संधि भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समाज भी, सारे टॉपिक पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो अच्छा ये चीज, और अगर क्लास में भी पूछती हूँ ना, जैसे मैं कभी के संधि के कितने प्रकार है, तो आंसर मुझे 5 भी आते हैं। 5 क्यों आते हैं, उसके पीछे कारण है। संधि के ना 3 भेद ही होते हैं, वैसे 5 नहीं होते हैं। कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। आप जो 5 बताते हो ना, वो स्वर संधि के भेद बताते हो। किसके बताते हो, तो वो आप स्वर संधि के भेद बताते हो। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं 5। कौन कौन सी संधि होती है, इसमें दीर्घ संधि होती है, और गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है,
यड़ संधि होती है और अयाधी संधि होती है, ऐसे करके कुल 5 प्रकार के संधि इसमें होती है। तो 5 भी स्वर संधि के हैं, ना कि संधि के प्रकार के हैं। क्लियर है इतना सभी को? अब इसमें वर्णों का मेल कैसे होता है, शब्दों का मेल कैसे होता है, पूरी चीजें मैं आपको जब टॉपिक पढ़ाऊंगी तो वो मैं आपको वहां पे बता दूंगी। तो समास के कितने भेद हैं? 6। आपको प्रश्न जो बनेगा वो 6 भेद से बनेगा, नहीं तो समास की परिभाषा से बनेगा। संधि में या तो संधि की परिभाषा से प्रश्न बनेगा, या तो संधि के प्रकार से, या तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें डिटेल में जाके प्रश्न बनते हैं। आगे आती हूँ अब मैं। चलो, संधि समास 3 टॉपिक के बारे में मैंने भी आपको बता दिया। अगला टॉपिक है हमारा रस का। अगला टॉपिक है हमारा रस का। रस से भी 2 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एसआई में तो देखने को ही मिलेगा, पटवारी में 1 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाता है। ठीक है, पहले मैं 70 नंबर के हिसाब से भी बता रही हूँ, और पटवारी में 20 नंबर के हिसाब से जो टॉपिक नॉर्मली पूछते हैं वो भी साथ में बताते चल रही हूँ। रस के टॉपिक की बात करें तो रस में आपको पढ़ना होता है कि रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने प्रकार होते हैं। जैसे रस शब्द का शाब्दिक अर्थ है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, और इसके काफी सारे फैक्ट पढ़ने होते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? तो भाई रस के 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? तो इसके 4 अंग होते हैं। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि भैया बता दो कि रस के अंग कितने हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, और 4th नंबर पर है, चौथे नंबर पर है संचारी भाव। तो ये 4 प्रकार के भाव, 4 अंग आपको रस के टॉपिक में पढ़ने होते हैं। इसी के साथ साथ रस के प्रकार भी पूछे जाते हैं कि रस के कितने प्रकार होते हैं। तो रस के प्रकार की बात करूं तो भैया आप यदि बुक्स में देखोगे तो 11 मिलेंगे। ठीक है, रस के वैसे 11 प्रकार ही होते हैं, लेकिन व्यापम इसका आंसर 11 लेकर नहीं चल रही है। जैसे स्वर की बात की ना मैंने, वैसे ही इसमें भी होता है। उसमें भी स्वर 13 थे, लेकिन मान्यता केवल 11 को ही प्राप्त थी, और व्यापम भी 11 लेके चल रहा था, तो हम भी 11 ही लेके चलेंगे। उसी प्रकार रस के जो प्रकार है ना, वो कितने होते हैं? तो वो 11 होते हैं, लेकिन 11 हमें नहीं पढ़ने। रस में जो 9 प्रकार है उन्हीं को मान्यता प्राप्त है, 2 प्रकार को नहीं है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन प्रश्न यदि पूछा जाएगा कि रसों की कुल संख्या कितनी होती है, रस के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो वो 9 ही होते हैं, 11 नहीं होते हैं। शांत रस को और वात्सल्य रस को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है ना, सॉरी, वात्सल्य रस को और भक्ति रस को इसमें शामिल नहीं किया गया है। शांत रस तो 9वें नंबर का रस है। तो वो सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे क्लास में ही। रस के अंग और रस के प्रकार को डिटेल में पढ़ना होता है, यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न बनता है एसआई में। चलो आगे आते हैं अब हम छंद की तरफ के। छंद क्या होता है भैया? छंद का शाब्दिक अर्थ ही देखते हैं। तो छंद का शाब्दिक अर्थ होता है आहादित करना। क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आहादित करना। आहादित करना यानी खुश करना। छंद में क्या होता है ना, मात्राओं की गिनती होती है। वर्ण या मात्राओं की गिनती से जो खुशी उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो छंद के कितने अंग होते हैं? जैसे रस के अंग होते हैं, तो उसी प्रकार छंद के भी अंग होते हैं। तो इसके 8 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 8 अंग होते हैं। और इसके प्रकार कितने होते हैं? तो छंद के पहले 2 प्रकार होते थे, अभी भी वैसे मुख्य रूप से 2 ही प्रकार है, लेकिन व्यापम अब 2 नहीं लेके चल रही है। 2015 तक व्यापम कहती थी कि छंद के 2 प्रकार है, फिर वो कहने लगी कि 3 है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन को यदि देखा जाए ना, तो छंद के 4 प्रकार है। ठीक है, वो 4 प्रकार को भी मैं क्लास में अच्छे से पढ़ाऊंगी, क्योंकि अच्छा इस टॉपिक में और होता क्या है, तो इसमें ना आपको मात्राओं की गिनती करनी होती है, और वो 2 ही रूप में होती है। वो 2 रूप कौन से होते हैं? तो एक होता है लघु, और दूसरा होता है गुरु। लघु मतलब क्या होता है? छोटा, जिसे हम 1 गिनते हैं। गुरु मतलब क्या होता है? बड़ा, जिसे हम 2 गिनते हैं, लेकिन इसे हम एस नहीं है ये इसे हम कहते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। एस के जैसे ही ये दिखता है, लेकिन हम इसे एस नहीं कहते, इसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। छंद में मात्राओं की गिनती में जब 2 को गिनना होता है, तो वहां पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो लघु और गुरु की मात्रा होती है 1 और 2 ही रहता है, ना ये 1.5 होता है, ना ये 2.5 होता है, ना ये 2.25 होता है, ना ये 3.5 होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 1 या 2 के रूप में ही हमें पूरे छंद में गिनती करनी होती है। तो ये वाला टॉपिक भी
भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। आपके एग्जाम में इससे भी 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अलंकार 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इसके अंदर हमें काफी सारी चीजें पढ़नी होती है। ठीक है, शब्द अलंकार में शब्द के कारण चमत्कार होता है, अर्थालंकार में अर्थ के कारण होता है और उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार होता है। क्लियर है इतना सभी को यहाँ तक? चलो आगे आ जाओ। ये तो हो गया अलंकार। ये 6 बहुत कॉमन टॉपिक थे, वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार। ठीक है, अब आते हैं संज्ञा की तरफ, सर्वनाम की तरफ, क्रिया की तरफ और विशेषण की तरफ। देखो संज्ञा की यदि बात करूं ना मैं, संज्ञा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है और इससे 1 नंबर का प्रश्न आता है। कितने नंबर का? तो इससे 1 नंबर का प्रश्न आता है। संज्ञा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम धन ज्ञा, सम धन ज्ञा के मेल से बनती है संज्ञा। समधन ज्ञा के मेल से क्या बनती है? तो इसके मेल से बनती है संज्ञा। अब संज्ञा में क्या होता है? तो पढ़ा तो है भैया बचपन में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद पढ़ेंगे हम। संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये भी हम पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, नीचे आओ सर्वनाम की तरफ। सर्वनाम क्या होते हैं? तो ये भी दो शब्दों से मिलकर बने हैं। सर्वधन नाम से, इससे भी 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एसआई में कभी कभी 2 नंबर का भी आ जाता है और कभी 1 भी नंबर का नहीं आता है। ठीक है, सर्वनाम शब्द किन शब्दों से मिलकर बने हैं? तो ये सर्वधन नाम के मेल से बने हैं। इसके मेल से? सर्वधन नाम के मेल से बने हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हटा दो, वस्तु का नाम हटा दो, किसी स्थान का नाम हटा दो, भाव हटा दो, तो जो चीजें बचेंगी और जो सभी प्रयोग करेंगे वह सभी शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे यह है, वह है, ये, वे, इसका, उसका, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, तू, तेरा, तुझे, तुझको, ये सभी क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि इनके कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्रिया से भी 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा आपको एसआई में। पटवारी में इनसे प्रश्न इतने नहीं बनते, यदि बनेगा भी तो संज्ञा से कभी कभी बन सकता है, लेकिन इन सारे टॉपिक से नहीं बनते। जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया, यहाँ से नहीं बनते। ठीक है, तो क्रिया क्या होती है? किसी शब्द द्वारा कार्य के करने या होने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक। ये भी मैं आपको क्लास में ही पढ़ाऊंगी, पर्टिकुलर टॉपिक लूंगी सकर्मक और आकर्मक का। ठीक है, नेक्स्ट आओ विशेषण की तरफ। विशेषण क्या होते हैं? यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न एसआई में देखने को मिलता है आपको। और विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 4 भेद होते हैं। संज्ञा विशेषण में हमें इसके 4 भेद पढ़ने होते हैं। तो ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, टोटल कितने टॉपिक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपकी स्क्रीन पर अभी 10 टॉपिक है, जिसके मैंने मार्क्स आपको बता दिए कि एसआई में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और पटवारी में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना रहता है, छोड़ना तो अभी कुछ नहीं है। छोड़ना पता है कहाँ रहेगा? जब मैं पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, तो मैं अंदर बताते चलूंगी कि इस पे फोकस नहीं करना है और इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, तो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये 10 टॉपिक अभी आपको बताए हैं। आगे आते हैं अब हम अव्यय की तरफ। अव्यय क्या होते हैं इसे हम देखते हैं। देखो अव्यय की यदि बात करूं ना, तो अव्यय शब्द वह होते हैं जिनका लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ, वहां, इधर, उधर, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, निकट, समीप, और, या, एवं, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सभी क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। इनके कितने भेद होते हैं? तो इनके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, वो चारों ही भेद हम पढ़ेंगे। आते हैं कारक की तरफ कि कारक क्या होते हैं। तो कारक का अर्थ होता है कार्य करने वाला। कारक का अर्थ क्या होता है? कार्य करने वाला। यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न, अव्यय से कभी कभी 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, अव्यय पहचानने को आ जाता है। कारक से भी 1 नंबर के प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो इसके 8 भेद होते हैं। आपको याद होगा ना, हम बचपन में पढ़ते थे कारक और उनके कारक चिन्ह, इनकी विभक्तियां पढ़ते थे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के भाव से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है अरे, पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? तो वही चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी होगी। चलो आगे आते हैं। ये तो हो गया हमारा कारक। अगला टॉपिक है लिंग का। लिंग से 1 नंबर प्रश्न आता है, लिंग पहचानने को आता है। लिंग का अर्थ क्या होता है भैया? इसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। ठीक है। अब ये लिंग की यदि मैं बात करूं तो ये संस्कृत में अलग होते हैं और संस्कृत में इसके प्रकार ज्यादा होते हैं, हिंदी में कम होते हैं। संस्कृत में ये लिंग 3 प्रकार के होते हैं और हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसमें नपुंसकलिंग शामिल नहीं होता। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हम हिंदी के अनुसार ही पढ़ेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग को। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो प्रश्न डायरेक्ट पूछे कि किसी महिला का नाम दे दिया, जिसे उन्होंने बोल दिया सीता। सीता क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो आप आसानी से पहचान जाओगे। ठीक है। वो कुछ आड़े टेढ़े ही प्रश्न आपसे पूछेंगे, तो वो आड़े टेढ़े प्रश्नों को हम कैसे पहचान कर सकते हैं, क्या क्या उसका तरीका होता है, वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है। चलो अगले टॉपिक की तरफ आते हैं और उसका नाम क्या है? वचन। वचन से भी 1 नंबर का प्रश्न आता है। अब वचन की बात करूं तो वचन का अर्थ होता है संख्या। ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन तो आपको पता है, जहां पर किसी एक व्यक्ति की वस्तु या स्थान के बारे में बात चले, और बहुवचन यानी जहां पर 2 या 2 से अधिक की बात हो। तो ये सारी चीजें। अब इसमें कौन कौन से एक वचन में जाते हैं, कौन कौन से शब्द बहुवचन में जाते हैं, एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है, तो ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसे भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट आते हैं उपसर्ग प्रत्यय की तरफ। उपसर्ग क्या होते हैं? बचपन में पढ़ा था ना, जो शब्द के आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ये क्या होता है? शब्द के आगे लगते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? ये शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग आगे लग रहे थे और ये कहाँ लगेंगे भैया? ये पीछे लगेंगे। ठीक है। तो इनके डिटेल में भी जाके प्रश्न हमें पढ़ने होंगे, क्योंकि कई बार होता है क्या है, हमें लगता है कि हम उपसर्ग प्रत्यय तो हम बता ही देंगे, बहुत आसान होता है, लेकिन ये आसान नहीं होता है। काफी सारे उपसर्ग ऐसे भी होते हैं जो उपसर्ग होते नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वो उपसर्ग है और हम वही आंसर लगा के आ जाते हैं। ये हमारी गड़बड़ हो जाती है। 1 नंबर का फोकट का नंबर है ये। 1 से 2 नंबर तो एसआई में पूछा ही जाता है, तो ये फोकट का नंबर है। यहाँ पे टाइम वेस्ट भी नहीं करना है हमको, मतलब टॉपिक तो पढ़ना है, लेकिन इसमें नंबर घटा के टाइम वेस्ट नहीं करना है। फ्री का नंबर है, इसको हम अच्छे से स्कोर करेंगे एक बार टॉपिक को पढ़ के। चलो आगे आए। वाक्य भेद पढ़ना रहेगा। वाक्य के भेद में हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो वाक्य के 6 तत्व होते हैं। और वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसके 2 भेद होते हैं। ठीक है। शब्द भेद की बात करें तो शब्द भेद में हम पढ़ेंगे काफी सारी चीजें, जैसे आपने तत्सम सुना होगा, तद्भव सुना होगा, देशज है, विदेशज है, संकर है, रूढ़ है, यौगिक है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, छोटा छोटा, वो हमें इसमें देखने को मिलेंगे। विराम चिन्ह क्या होते हैं? तो विराम चिन्ह तो पता ही है, जैसे ये पूर्ण विराम हो गया, ये हो गया अल्प विराम, ये हो गया अर्ध विराम। इन सारे चिन्हों का कहाँ प्रयोग किया जाता है? काफी सारे होते हैं ये, समथिंग आप मान के चलो 15। मैं हमेशा क्लास में 15 ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि एग्जाम के लिए भी वही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो भी हम पढ़ेंगे। विराम चिन्ह वाक्यों की शुद्ध अशुद्धि के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो 1 से 2 नंबर का ये पूछा जाता है। वाच्य क्या होते हैं? तो वाच्य में आपको पता होगा ना, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहां पर कर्ता की प्रधानता हो कर्तवाच्य, जहां कर्म की हो वहां कर्मवाच्य, जहां भाव की हो भाववाच्य। लेकिन इसके अलावा और क्या पहचान होती है इसकी? जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको बताते चलूंगी। अभी केवल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, आपको ये बता रही हूँ कि इन टॉपिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, ये होते क्या क्या हैं टॉपिक्स। क्या ये जरूरी है भैया? बिल्कुल जरूरी है, एसआई के लिए भी और उसके लिए भी, पटवारी के लिए। अच्छा, काल क्या होते हैं? तो काल का अर्थ तो सभी को पता होगा, समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल, भविष्यकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। ठीक है। ये तीनों ही काल हमें पढ़ने होंगे। मैं इसको ट्रिक से पढ़ाऊंगी ना, काफी सारे टॉपिक ऐसे भी होंगे जो मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगी, डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगी, वरना पढ़ाने का मतलब ही क्या, मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊंगी ताकि वो एग्जैक्टली आपके दिमाग में जाके फिट हो जाए। केवल रिविजन करना रहे आपको, है ना। चलो आगे आते हैं। अब हम 20 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। पहले 10 थे और अब 10
अब 20 टॉपिक्स हो गए हैं। आगे के स्लाइड्स में हम देखते हैं जैसे भाव पल्लवन, संक्षेपण, निपात। लास्ट टाइम एमपीएसआई में पर्टिकुलर एक एक से, जैसे भाव पल्लवन से, संक्षेपण से 2-2 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, है ना। 2-2 3-3 नंबर के प्रश्न एक ही टॉपिक से पूछे गए थे। जरूरी नहीं है कि इस बार पूछे जाए, लेकिन हाँ ये टॉपिक पढ़ना होगा। भाव पल्लवन से 2 से 3 नंबर का प्रश्न आया था, संक्षेपण से भी आया था। भाव पल्लवन क्या होते हैं, तो जहां पर छोटे से भाव का पल्लवन किया जाए, उसका विस्तारण किया जाए, उसका वृद्धिकरण किया जाता है, वह भाव पल्लवन कहलाता है। इसके काफी सारे नियम होते हैं, उन बातों को हमें ध्यान में रखकर ही भाव पल्लवन करना होता है। वो सारे नियम क्या होते हैं वो मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ाऊंगी। संक्षेपण क्या होते हैं, बड़े से भाव को छोटे से रूप में संक्षिप्त रूप में लिखना ही संक्षेपण कहलाता है, तो उसके भी काफी सारे नियम होते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। निपात क्या होते हैं, तो निपात से भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। निपात अव्यय के सहायक शब्द होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या कि ये अव्यय के सहायक शब्द होते हैं। चलो अगला आते हैं पत्र पत्रिका 1 नंबर, सब जानते हैं एसआई के लिए इंपॉर्टेंट, 1 से 2 नंबर भी मान के चलो आप इसे। काव्य गुण क्या होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है, तो ये तीनों को ही हम पढ़ेंगे। इससे भी 1 नंबर का प्रश्न एसआई में आता है। शब्द शक्ति, इससे भी 1 नंबर का प्रश्न आता है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। वर्तनी क्या होती है भैया, शब्दों की वर्तनी पूछी जाती है। जैसे मैंने आपसे बोला आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, तो काफी सारे बच्चे आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, जो कि क्या है, गलत है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, तो आशीर्वाद ऐसे लिखे जाता है। तो शब्दों की वर्तनी वाला एक टॉपिक लेके आऊंगी और उसके नियम भी आपको मैं बताऊंगी। शुद्ध अशुद्ध वाक्य आपको पहचानने के लिए आएंगे, उसको कैसे हल करेंगे वो भी क्लास में पढ़ेंगे हम। यहाँ से भी 1 से 2 नंबर, 1 से 2 नंबर दोनों से ही आते हैं। स्पेशली सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का भी ध्यान रखना, यदि आप में से किसी का एग्जाम हो तो वो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। पटवारी के एग्जाम में 1 नंबर कन्फर्म है, दोनों से ही। हिंदी भाषा अलग है और हिंदी साहित्य अलग है। हिंदी भाषा में हम हमारी हिंदी भाषा के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे, और हिंदी साहित्य में हम सारे कवि और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं को देखेंगे, और हमारा साहित्य कब से शुरू हुआ, हिंदी की शुरुआत कब से हुई साहित्य में। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम लास्ट स्लाइड की तरफ। 30 टॉपिक्स हो गए हैं। ये वाली जो स्लाइड है ना, यहाँ पर भी 10 टॉपिक है ना, तो 10 10 10 करके 30 टॉपिक हो गए हैं। अब हम आ रहे हैं अब की आज की लास्ट स्लाइड के ऊपर। विलोम शब्द, ये एक ऐसे टॉपिक है जिसको आपको अभी से पढ़ना शुरू करना होगा। विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति और भिन्नार्थक शब्द। नाम तो आप सभी ने सुना होगा, भिन्नार्थक शब्द का नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं, ये समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है, जहां पर देखने में शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन केवल कुछ मात्राओं के कारण इसमें इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये अवधि लिखा है और ये अवधि लिखा है, अंतर इसमें किसके कारण होगा, केवल एक मात्रा के कारण इसमें अंतर हो जाएगा। तो ये भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। एमपीएसआई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पटवारी के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमपीएसआई में 2 से 3 नंबर के प्रश्न से आते ही हैं। साथ ही साथ ऊपर से लेके जो जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ये चाहे पटवारी हो, चाहे एसआई हो, चाहे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो, तो तीनों में ही इससे प्रश्न आते हैं। तो ये तो आपको आज से ही पढ़ना शुरू करना होगा, क्योंकि इसमें खुद से पढ़ने का ही रहता है। क्लास में तो इसे पढ़ाना मुझे नहीं लगता कि उचित होता है। बस मैं क्या कर सकती हूँ, आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड करा सकती हूँ। इसमें मेरे पास कुछ पीडीएफ ऐसी पड़ी हुई है, मैं अधिकतर क्लास में स्टूडेंट्स को देती हूँ ऑफलाइन वाले बैच में, जिसमें क्या है पूरे प्रीवियस ईयर वाले मैंने विलोम शब्द, पर्यायवाची और ये सारे टॉपिक्स है ना, जो इनके क्वेश्चंस लिए हैं, जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो पहले एक काम करिएगा, आप पहले इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा, बुक को उठाइएगा, फिर बुक से दूसरी चीजों को पढ़िएगा। तो ये कुछ आपका सिलेबस था। अच्छा, 2 टॉपिक इसमें और छूटने हैं, जैसे अभी मैंने 34 टॉपिक्स ही बताए हैं, 2 टॉपिक ऐसा ही वाले हैं, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश एसआई के लिए इंपॉर्टेंट, एसआई में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे करके टोटल मैंने अभी आपको बताए हैं 36 टॉपिक जो एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। इतना पढ़ोगे तो आप आसानी से 70 नंबर ला सकते हो इन टॉपिक्स को पढ़ के। लेकिन एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये 70 नंबर जब आप कंप्लीट करोगे ना, एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल में जाके पढ़ना होगा। कैसे पढ़ना होगा, तो इसे पूरा डिटेल में जाके पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इतना पढ़ लिए तो किसी भी एग्जाम में 20 नंबर की हिंदी आ रही है तो आप कर लोगे, 25 नंबर की आ रही है तो आप
कर लोगे। यूपीएसआई अगर कोई देना चाहता है तो यूपीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई में भी अगर आप इतना इतना अगर आप पढ़ ही रहे हो तो यूपीएसआई में भी आप हिंदी में पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो। इतना पढ़ने के बाद आपको और क्या करना रहेगा, हर टॉपिक की प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। बस इतना ही मैं आपको सजेशन दूंगी कि एक बार मेहनत कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो, क्योंकि अभी ये वैकेंसी 3 साढ़े 3 साल बाद आ रही है, आगे कब आएगी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि भी है व्यापम में, व्यापम का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए एक बार मेहनत कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो। तो मैं आशा करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ये जो क्लासेस है अब ये रेगुलर चलेंगी। टाइमिंग में आपको बता देती हूँ कि मेरा टाइमिंग क्या रहेगा। मैं रिकॉर्डेड क्लास ही ले पाऊंगी क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है मेरे पास। टाइमिंग 8 बजे, 8 बजे आपको डेली वीडियो मिल जाया करेगी। कभी लाइव आने का हुआ तो मैं लाइव भी आ जाऊंगी। अगर कभी संभव हो पाया कि मैं किसी दिन लाइव आई तो उस दिन मैं लाइव आकर भी क्लास ले लूंगी। अदरवाइज मैं प्रीवियस ईयर पेपर पहले सॉल्व कराऊंगी एसआई की और पटवारी की भी सॉल्व कराती चलूंगी, फिर मैं पर्टिकुलर टॉपिक भी लेकर आऊंगी, फिर हम एक एक टॉपिक को सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई है तो भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि काफी मेहनत की है आज की वीडियो में मैंने एक एक चीजें आपको डिटेल में बताकर। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो क्लासेस चल रही हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।